हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर न्यू ब्लॉग। आज है 16 फरवरी और आज थोड़ा स्पेशल डे है। स्पेशल डे बाद में बताएंगे। तो गाइस थोड़ा सरप्राइज कर स्पेशल डे कह रहा था। तो स्पेशल डे है कि जो बड़े वाले ताऊ जी हैं वो आज चीफ गेस्ट बनी है, निगाना आए हुए हैं, इसलिए यहाँ पे आए हुए हैं। ठीक है। नमस्कार जी। मंच पर मौजूद आज के मुख्य अतिथि रिटायर्ड आईएएस अधिकारी रणवीर सिंह दूण व रिटायर्ड असिस्टेंट लेबर कमिश्नर भूप सिंह व अन्य मौजूद मंच पर बैठे सभी को तहे दिल से नमस्कार व राम राम। मंच पर माताएं, बहनें व अन्य मौजूद सदस्यों को भी मेरी तरफ से राम राम। निगाड़ा वासियों ने आज मुझे एक निमंत्रण देकर याद किया, उसके लिए तहे दिल से नमस्कार। मैं आज आप लोगों को गुरु रविदास की 645वीं जयंती के अवसर पर बताना चाहता हूं कि निगाड़ा ढाणीमाऊ हमारे एक ही गांव है, दोनों, इनमें कोई विभिन्नता नहीं है। हम इसी गांव की मिट्टी में खेले बड़े होकर नौकरी पेशे में गए और आज यहीं आपके सामने खड़े हैं। हमारे रिटायर्ड अधिकारी रणवीर सिंह दूण भी कबड्डी के बहुत अच्छे प्लेयर रहे हैं स्कूल टाइम में, और इन्हीं के दिशा निर्देशों में हमने कबड्डी खेलना सीखा और हमने गांव स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर, विभाग की टीमों में भी खेल कर अपने गांव का और क्षेत्र का नाम रोशन किया। तो मैं सभी युवाओं से जो कबड्डी लायक हैं उनसे निवेदन करता हूं कि घर से अच्छा खाओ, माँ बाप न डाले तो चोरी करके खा जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। हम तो उस जमाने में गरीबी होती थी, फिर भी जागरे की जो मड़ाई होती थी वो दिन में खा जाते थे चोरी, रात को गुस्से पड़ते थे, शाम को वो अलग बात थी, वो देख लेंगे। फिर भी अपनी सेहत के लिए हमने बहुत खाया और खाकर दिखाया भी ग्राउंड के अंदर। तो मेरी तहे दिल से निवेदन है कि अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, भाईचारा बनाए रखो, छत्तीस बिरादरी के साथ प्यार मोहब्बत से रहो। तो अगले साल भी मैं निवेदन करता हूं ग्रामीण वासियों से कि हर साल गुरु रविदास की जयंती पर यह प्रोग्राम हो और सभी को बुलाएं, पुराने आदमियों को, समाज सेवी को, हमको भी निमंत्रण दें, हम पूरा सहयोग देंगे इसके। धन्यवाद, नमस्कार। रणवीर सिंह जी दोहन जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इनकी सादगी, इतने बड़े पद पर प्रतिष्ठित व्यक्ति इतना सादगीपूर्ण जीवन किस प्रकार से जी सकता है और कितनी सादगी किसी के व्यक्तित्व में हो सकती है, वो जीता जागता उदाहरण आपके सामने आ रहे हैं श्री रणवीर सिंह जी दूण के रूप में। रणवीर सिंह जी दोहन के बारे में जहां तक मैंने सुना है, जब पिछली पंचायत थी तो हमारे गांव के सरपंच और शायद ढाणीमाऊ के सरपंच और बजीरा के सरपंच, बजरंग मड्डू, राजेंद्र सरपंच, बनी सिंह सरपंच और छोटा निगाड़ा का सरपंच भी ध्यान नहीं है, अवा सिंह जी, इनकी ये चारों लोग जैसे ही दूण साहब के पास जाते थे और जितनी डिमांड लेके जाते थे उसका 1 0 अपनी तरफ से लग जाता था। और जो आप इन चारों गांवों में जितनी भी पक्की सड़कें देख रहे हैं, उन पक्की सड़कों की हर एक ईंट के ऊपर एक मोहर लगी हुई है, जिस मोहर का नाम है रणवीर सिंह जी दोहन। ये गलियां ऐसे ही पक्की नहीं हो जाती हैं, इनके पीछे बड़ी साधना काम करती हैं। और मैं तो दूण साहब से मिला था एक बार, मैंने पहले भी बता दिया, हर आदमी के जीवन पर किसी न किसी व्यक्तित्व का प्रभाव होता है, मेरे जीवन पर तो है, और आपके जीवन पर ये कितनी देर बोलते हैं, कितनी देर अपने व्यक्तित्व के मिठास यहाँ पर मंच पर प्रस्तुत करते हैं,
उस मिठास को आप अनुभव भी करोगे। और मैं अब ज्यादा ना बोलते हुए महान संत शिरोमणि श्री गुरु रविदास जी की 645वें जयंती समारोह पर आज के कार्यक्रम के मुख्य आकर्षण युवाओं के प्रेरणा स्रोत, सादगी पसंद, मिलनसार स्वभाव के धनी, हमारे इस इलाके की आन बान और शान श्री रणबीर सिंह जी दून IAS। मैंने इनके दून साहब के छोटे भाई हैं, हम जग्गू कह देते हैं इनको, अक्सर हमारे अक्सर मित्र है। मैंने कहा कि तुम साहब एक फोटो की जरूरत है, तो भाई साहब की जैसे ही मैंने फोटो मंगवाई व्हाट्सएप पर मेरे पास है, तो ऐसा लग रहा था फोटो को देख के जैसे कोई किसान की फोटो है। तो मैंने जैसे ही वो बैनर बनवाया तो बैनर वाला बोला ये IAS अधिकारी की फोटो है। अरे मान लीजिए IAS अधिकारी ही नहीं, इस हरियाणा की सरकार रह चुके हैं, बोले फोटो से तो नहीं लग रहे थे, कितने सिंपल है। तो उस सादगी की प्रतिमूर्ति चोरी नार सिंह के घर जन्म में इस इलाके की शान बढ़ाने वाले हमारे ढाणीमाऊ और निंगाना रवासा सभी एक गांव है, एक ही गांव है। और माऊ ढाणी को तो हम अपनी आर्थिक राजधानी भी मानते हैं। जैसे भारत की आर्थिक राजधानी मुंबई है, राजधानी दिल्ली है, आर्थिक राजधानी मुंबई है, उसी प्रकार निंगाने का तो कार व्यवहार मोस्टली ढाणीमाऊ से रहा है। शिक्षा का, लोग व्यापार का, कुछ चाहे चीज तक लानी होती माऊ ढाणी से लेके आया करते। तो हमारा तो गांव भी एक ही है। तो मैं कहा कि हमारे गांव के यार, जब मेरे 25 साल का टीचिंग प्रोफेशन है, मैं जहाँ भी ड्यूटियां रही है तो मैं अक्सर बच्चों को एग्जाम्पल देता था, भाई हमारे भाई साहब का नाम लेता था, हमारे गाँव के है। मैंने कभी ये महसूस नहीं किया कि ढाणीमाऊ मेरे थे, हम निंगाने में रहते हैं। ऐसा लगता था कि हमारे गाँव के ही है, और है भी हमारा एक गांव में। हमेशा ये एग्जांपल देता था कि दूर साहब, हमारे गांव वाले दूर साहब हमेशा तो ऐसी सादगी की प्रतिमूर्ति, ऐसे सिंपल, ऐसे उच्च विचारों के धनी। और कहां से उठ के हमारे गांव का बुजुर्ग बच्चे तो नहीं जानते हो, कहां से उठ के चोरी निहाल सिंह जी इस धरती पर नहीं है, कहां से उठ के उनके संघर्ष को उन्होंने जिस तरह से एक मूर्त रूप दिया, किस तरह से उनकी जीवन की जो कठोर लड़ाई थी उसको एक सफलता में बदला, किस तरह से एक एग्जाम्पल सेट किया। इतना भाव, कुछ को ट्यूटर नहीं होता था, कोई कोचिंग सेंटर नहीं होता था, कोई गाइड नहीं होता था, सिर्फ ये हमारे धोती कुर्ते वाले सरकारी स्कूल के अध्यापक होते थे। उनके सानिध्य में रह के एक सरकारी स्कूल माऊ ढाणी का, वहां से एजुकेशन लेके पढ़ के और ये इतने बड़े पद पर पहुंचे। शायद उस पे हर कोई पहुंच सकता है, बच्चे आज के नौजवान पहुंच सकते हैं, लेकिन बड़ा मुश्किल संघर्ष और मुश्किल मेहनत की जरूरत है, बहुत हार्ड वर्क की जरूरत है इसके लिए। तो दूर साहब ने वो करके दिखाया। हम अब भी स्कूलों में जैसे बड़े बड़े आदमियों को एग्जाम्पल देते हैं, डॉक्टर अब्दुल कलाम है और भी बड़े सफल व्यक्तित्व है। मैं अक्सर प्राइमरी विंग में भाई साहब का एक एग्जाम्पल देता हूँ। हमारे माऊ ढाणी के दूर साहब सरकारी स्कूल में पढ़ के वो ऊंचाइयां प्राप्त की है जो बहुत कम लोगों को नसीब होती है। आज हमारे एक अनुरोध पर फोन पर भाई साहब मेरे को कहा कि मास्टर जी आप बात कर लो। मैंने भाई साहब से बात करी तो मेरे को नमस्ते करने का मौका नहीं दिया। मास्टर जी नमस्कार पहले बोले, मेरे को बड़ा वो है कि भाई साहब ने मेरे को नमस्ते करने का मौका नहीं दिया। घर पे गए थे हम, तो बोले जी मेरे को भाई याद कर रहे हैं निगाना के ढाणी में, मेरे क्या पड़ा, मैं जरूर आऊंगा। तो बड़े आभारी हम पूरे गांव की सोसाइटी की तरफ से, पूरे दोनों गांव की तरफ से जो इन्होंने समय निकाला। भाई साहब से मैं एक अनुरोध और करूंगा, भाई साहब आप गुड़गांव रहो, दिल्ली रहो, आप चाहे दुबई जाओ, चाहे वाशिंगटन जाओ, आपके बगैर जब आप आते हो तो हमारे हृदय खिल जाते हैं। आप दुख सुख में हमसे मिलते रहा करो, आते रहा करो, अपना आशीर्वाद देते रहा करो। हमें बड़ी मरोड़ है भाई, अपने भाइयों के इस तरह के अफसरों की बड़ी मरोड़ है। जब कांग्रेस के राज में ये थे वहां पे, तो हम यहाँ पे नौकरी करते थे, तो एक मरोड़ सी थी भाई, कोई दिक्कत आओगे तो भाई साहब बैठे चंडीगढ़। हमारे गांव के गांडी भर भर के जाया करते, ये कहते थे कि ऑफिस में टाइम नहीं देते, दिक्कत होती है, लेकिन हर किसी को मान सम्मान चाय पिलाए वगैरह ने नहीं आने दिया। मेरे बड़े भाई साहब भी इनके साथ पढ़े हैं, हमारे गांव के मोस्टली उनका एग्जाम्पल देते हैं। तो बड़ा बड़ा भाई साहब ने हमारे पर जो है, एक मैं कहूंगा कि इन्होंने जो समय दिया, मैं बड़ा धन्यवाद करता हूँ इनका। और अब मैं उनसे कहता हूँ कि थोड़ा सा विस्तार पूर्वक इस इलाके के बारे में और इन बच्चों को बताएं, थोड़ा सा समय दें। आप बिजी हैं, आपका रास्ता भी गुड़गांव तक का लंबा है, जाना है, तो आप थोड़ा सा समय दें, थोड़ा सा विस्तृत जो है बताएं बच्चों को संत रविदास के बारे में, अपनी शिक्षा के बारे में, बच्चे उससे कुछ प्रेरणा ले। तो मैं दूर साहब को आमंत्रित करता हूँ, श्री RS द्रोण जी, आज के कार्यक्रम की जो मुख्य अतिथि है श्री RS द्रोण जी।
आज के आयोजन के अध्यक्ष इंद्रपाल जी, समिति के सभी मेंबरान, भूप सिंह जी, प्रताप सिंह जी एक्स सरपंच जी, राजा राम जी एक्स सरपंच जी, रामानंद प्रधान जी और मंच पर बैठे हुए सभी मेरे साथी महावीर सिंह जी जो मेरे क्लास फेलो रहे हैं और उपस्थित बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं, बहनें, प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो मैं एक बात जरूर कहूँगा कि मेरे बारे में बहुत ज़्यादा बातें कह दी, शायद मैं इतना वो नहीं हूँ, लेकिन इसके लिए मैं आपका धन्यवाद भी हूँ कि आपने यहाँ पर मुझे आज मौका दिया। दूसरी एक चीज़ मैं ज़रूर कहना चाहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा लंबे चौड़े भाषण नहीं देता हूँ, मैं भाषणों में विश्वास नहीं करता, काम करने में विश्वास करता हूँ। मैं आप लोगों के बीच में से हूँ, मैं ढाणी माऊ का नहीं, निगाना का हूँ, हमारी ज़मीन भी निगाना की। और मैंने कभी ये नहीं माना मैं ढाणी माऊ का हूँ या निगाना का हूँ। मैं सबसे पहले भारतीय हूँ, उसके बाद हरियाणा का हूँ, हरियाणा के बाद अपने इलाके का हूँ। और जहाँ भी रहा हूँ मैं, चाहे मुख्यमंत्री के साथ काम किया, चाहे मैं करनाल का डीसी रहा, चाहे रोहतक का डीसी रहा, कोई भी अपने इलाके का कोई भी आदमी रहा, मैं उसे जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरे लिए ये महत्वपूर्ण नहीं था, ये था कि मेरे इलाके का है। और मैंने कोशिश की कि उसकी जो भी मुश्किल है, जो भी काम है, उसको ठीक कराने की कोशिश करूँ। इन्होंने ये बताया कि जो हमारे गांव के सरपंच है, राजेंद्र है, निगाना के सरपंच थे, बजीना के थे, दुल्लड़ी के थे, जहाँ के भी सरपंच आते थे, तो मैंने कभी उनसे ये नहीं पूछा भाई तुम्हारा क्या काम है, मैं कहता था काम बताओ क्या। और इनका नहीं, यहाँ से विधायक की बहन किरण जी या धर्मवीर जी थे या घनश्याम जी शराब थे भिवानी के एमएलए, अगर ये भी कोई आता था तो मैं कहता था भाई चली जाती है। तो मेरा कहने का तात्पर्य था कि आप सबका मुझ पर अधिकार था और कोई भी आया, किसी भी पार्टी का आया, तो मैंने कोशिश की कि इलाके की भलाई के लिए कोई न कोई काम किया जाए। दूसरा, कभी ये कोशिश नहीं की मैं इसका श्रेय मुझे मिले, मैं कभी नहीं करता था। ये राजेंद्र कई बार गांव के कहता, गांव में आके आप आके पत्थर रखो, उद्घाटन रखूंगा, मेरे नाका तू ही रख दिया कर राजेंद्र, मैं मेरा काम ही नहीं है। मैं एक चीज जरूर आप सबसे कहूंगा, आप सब गुरु रविदास जी की जो शिक्षा थी, उनकी जो जीवन शैली थी, उन्होंने जो विचार हम सबके रखे, उनका पालन अवश्य करें। आप याद रखें कि आज से लगभग 650 साल पहले उन पैदा हुए थे, उस समय समाज की क्या व्यवस्था होगी। आज तो हम सब बहुत आगे आ चुके हैं उस स्थिति से, लेकिन उस टाइम न कोई फैसिलिटी थी, न इतनी शिक्षा थी, और गरीब आदमी के लिए तो जीवन करना ही बहुत मुश्किल होता है। और रूढ़िवादी सोसाइटी थी हमारी, रूढ़िवादी सोसाइटी इस तरीके थी कि कोई आदमी आपस में बैठ के खा पी भी नहीं सकते थे। उन्होंने एक ऐसे समाज के लिए संघर्ष किया जिसमें सभी इंसान बराबर हो, और उनकी शिक्षाओं का ये एक बहुत बड़ा मैं कहूँगा उदाहरण है कि आज हम सब इकट्ठे उनके जन्म उनके प्रकाशों पर अभी सारे इकट्ठे हो रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, ये छोटी बात नहीं है अगर हम रियलाइज करेंगे। उनकी जो समानता की लड़ाई थी, वो समानता की लड़ाई आज भी हमारे बीच चल रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं, समाज में नहीं चल रही है। अमीर गरीब की खाई बहुत बड़ी हो गई है, एक अमीर और अमीर होता जा रहा है, गरीब और गरीब होता जा रहा है। और उस खाई को दूर करने का एक ही साधन है अच्छी शिक्षा। अगर हम बच्चों को अच्छी शिक्षा देंगे तो वो बच्चे आगे अच्छी शिक्षा लेकर कहीं ना कहीं अपना जीवन यापन ठीक कर लेंगे। जिस समय हम पढ़ते थे, मेरे जितने भाई साथी आए हुए हैं, महावीर है, भूप है, ये जितने भी हैं, यहाँ राजपाल थे इस गांव के, या ईश्वर था इस गांव से,
तो जितने भी हम साथ पढ़ते थे, प्रताप था, तो उस समय के हालात में अगर हम पढ़ाई नहीं करते तो आज अच्छी जिंदगी हम नहीं जी रहे होते, हमारे बच्चे नहीं जी रहे। मेरे बच्चे हैं वो आज अच्छी शिक्षा की वजह से बहुत अच्छी जगह, वो इसलिए है क्योंकि हमने मेहनत की, हमने अच्छी पढ़ाई की, मेहनत के साथ की, हमारे टीचर ने योगदान दिया। हम सरकारी स्कूलों से पढ़े हैं, किसी बहुत महंगे स्कूल में नहीं पढ़े, तो वही 10 पैसे की फीस देते थे और आज अपनी मेहनत के बल पर आगे गए। तो आप जितने भी हैं, खास करके मेरी माताएं और बहनें बैठी हैं, उनसे मैं जरूर कहूँगा, क्योंकि अपने इलाके के जो आदमी हैं, जो पुरुष वर्ग है, वो निठल्ला ज़्यादा है। मैं बड़ी कड़वी बात कहूँगा, हुक्का पी लेंगे, ताश खेल लेंगे, हैं? तो ये जिम्मेवारी हमारी बहनों की है कि बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, ताकि वो बच्चे आगे मेहनत करके अपनी जिंदगी सुधार सकें, अपनी आने वाली पीढ़ियों की सुधार कर सकें। एक अच्छी चीज जो हमारे इलाके में है और पिछले कुछ समय से आई है कि हम बेटियों को पढ़ाने लगे हैं, बेटियों को खेलों में डालने लगे हैं। और मैं एक चीज बताता हूँ कि भगवान ने मुझे मौका दिया कि मैं हुड्डा साहब के साथ काम करता था, तो ये स्पोर्ट्स की जो पॉलिसीज बनाई उनमें मेरा भी थोड़ा बहुत योगदान रहता था। और उस स्पोर्ट्स की पॉलिसी की वजह से हमारे खेलों में खिलाड़ी आगे गए, हमारी बहनें आगे गई। और आसपास के अगर आप बच्चे सुबह अपनी सैर करके समय दौड़ लगाते हैं मिलेंगे, हर एक गाँव में सड़कों पर ही दौड़ लगाते हैं ताकि वो पुलिस में भर्ती में जा सकें, आगे। तो बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ खेलों में भी जरूर डालें आप। उसके 2 फायदे हैं, उनका सेहत अच्छी होगी और दूसरा उसके साथ साथ वो जो दूसरे ऐब हैं, जैसे पंजाब में है, पंजाब में उनका पूरा यूथ है वो खराब होता जा रहा है, क्योंकि वहाँ ये जिसे आम भाषा में नशे की गोलियां खाते हैं, चिट्टा है या दूसरी तरीके की, उनमें पड़ जाते हैं। तो बच्चा जो खेलने की तरफ जाएगा इन चीज़ों से दूर रहेगा। इसलिए बच्चों को उन चीज़ों से दूर रखने के लिए पढ़ाई और खेलों में अवश्य डालें। तीसरी बात इसके साथ मैं भी कहूँगा, क्योंकि आगे आने वाली जो जनरेशन है उसको उसके हिसाब से तैयार करें, कि आने वाला टाइम बहुत कंपटीशन की एज आने वाली है। इंसान को अपने आप को सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होगा, इसलिए छोटा परिवार जरूर रखें, बड़ा परिवार न रखें। छोटे परिवार की आप लालन पालन भी कर सकते हो, उसको अच्छी पढ़ाई भी करा सकते हो, क्योंकि आगे आगे एजुकेशन का जो प्राइवेटाइजेशन हो गया है, वो शिक्षा और अस्पताल बहुत महंगे होते जा रहे हैं। सरकारी सिस्टम सुधार की तरफ नहीं जा रहा है, रादर खराब हो रहा है। हमारे समय में हम सरकारी स्कूल में पढ़ते थे, तो जब हम 8वीं या 10वीं का एग्जाम देते थे तो टीचर हमें स्कूल में रख लेते थे, रात को अपने आगे पढ़ाते थे, सुबह 4 बजे हमें जगा देते थे। लेकिन अब सरकारी स्कूलों की स्थिति वो नहीं है और उसकी जिम्मेवार हम सब हैं। टीचर्स का कसूर नहीं मानता, हमारे सिस्टम का कसूर है वो, क्योंकि हम टीचर की जो वैल्यू होती है उसको नहीं उतनी इज्जत दे रहे हैं जितनी हमें देनी चाहिए। तो इसलिए छोटा परिवार रखे, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, खेलों की तरफ ले जाओ और उन्हें कंपटीशन के लिए या बिजनेस के लिए तैयार करो। ये चीज़ मैं जरूर करूँगा, क्योंकि आगे जिस प्रकार से दुनिया में हेलो, तो मैं ये कह रहा था पर आप जोर दें पर्यावरण का, क्योंकि हमारी बहनें यहाँ पर आई हैं। छोटी छोटी चीज मैं आपको बताता हूँ। आपके घर में एक पौधा लगा लें, चाहे आप नींबू का पौधा लगा लें या किसी भी चीज का घर में 1-2 पौधा लगा लें, आपको नींबू भी फ्री का मिलेगा और आपको ऑक्सीजन मिलेगा। अपने खेत में एक आधा ऐसा पौधा लगा लें। और आपने तो जांडी होती थी, बहुत बढ़िया होती थी, अब भी जांडियाँ हैं, आपने उनके पेड़ लगाओ। आप जांडी हर चीज में काम आती है। तो इसलिए ना, क्योंकि आने वाले समय में ये कार वगैरह जितनी आप ला रहे हैं ये सारा पॉल्यूशन बढ़ा रही हैं, तो इसलिए पॉल्यूशन पर भी जरूर ध्यान दें आप। और एक सफाई पर ध्यान, घर में सफाई पर, हर घर में टॉयलेट जरूर होना चाहिए। आप अपने घर के आगे नाली होती है, उसमें देखें गंद पड़ा रहता है, पानी खड़ा रहता है,
तो उसको आगे तक लेकर जाएं, सफाई रखें घर की, उससे ना बीमारियां कम होती हैं। ये जो कोरोना की भी बीमारी फैली है इसी वजह से फैली है, क्योंकि हम सफाई नहीं रखते, अपने हाथ नहीं धोते या बच्चों को नहलाते नहीं है, साबुन नहीं लगाते हैं। तो इन चीज़ों की तरफ आप सबने ध्यान देना है, क्योंकि तभी आप अपने बच्चों को अच्छा जीवन दे पाएंगे। आखिर में मैं आप सबको पुनः बहुत ध्यान देता हूँ। मैं अपने तरफ से भी आपके इस भवन के लिए 1 लाख का कंट्रीब्यूशन जरूर दूंगा। अगर मेरे पास, मैं जब सीएम साहब के ऑफिस में आता, अगर उस टाइम मेरे पास इस काम के लिए आते तो तुम्हारा 1 रुपया नहीं लगने देता मैं, लेकिन के साथ ही हुआ तो हमको अधिकारी, वो प्रशासन में आपकी आज भी पकड़ है, आप इसमें सहयोग करेंगे, हमारे से आशा रखते हैं। जरूर मैं कराऊंगा, मैं वो भी मदद कराऊंगा, क्योंकि उस दौरान में पूरे हरियाणा में कोई भी मुझे डॉक्टर अंबेडकर भवन के लिए, रविदास भवन के लिए, कबीर भवन के लिए जब भी कोई मेरे पास आया उसको 10 से 20 लाख हमने जरूर दिए। भिवानी में हम अंबेडकर भवन बना रहे थे तो मेरे गांव का लड़का है राजेश, DPRO रिटायर हुआ है या शायद अभी नौकरी में रिटायर हो गया, नौकरी में, वो उसने कहा कि जी हम भवन बनाना चाहते हैं डॉक्टर अंबेडकर भवन, तो उसके लिए हमारे पास पैसे नहीं है। मैं कहा भाई कितने चाहिए? कहती 10 लाख दे दो। मैं कहा भाई 35 ले दो। हेलो। तो कहने का तात्पर्य है कि हमारे पास, मैं जिस उस समय कोई भी आता था तो हम देते, क्यों हमें पता गरीब समाज है, गरीब समाज की मदद जब तक हम नहीं करेंगे सोसाइटी बराबर की नहीं हो सकती, तब तक समानता नहीं आ सकती। और रविदास जी का यही संदेश था कि समाज में हर इंसान बराबर है और सब में बराबरता, समानता होनी चाहिए। इसलिए जो भी मेरे से बन पड़ेगा मैं जरूर आपकी मदद करूंगा। अंत में आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे मौका दिया। 50 को